Okay, ma'am. Now we are live. ओके सो ये जैसे अभी 2 मिनट है ना, या हम मैम लाइव मैंने हैं? स्टार्ट कर जी हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके सभी साथियों को आज सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज जिन विषयों पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स पर है और समय प्रबंधन पर। हम लोगों के जीवन में एथिक्स का बहुत महत्व होता है और हमारा अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है जो हमें अपने परिवार से मिलता है, हमें अपने आसपास के वातावरण से मिलता है और उसके साथ साथ जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने पढ़ने लिखने से सीखते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स लेकिन किसको कहा जाता है, ये समझने की बात है। तो प्रोफेशनल एथिक्स को अगर हम देखें तो कुछ ऐसे नियम हैं जब हम कहीं पर काम करते हैं या प्रोफेशनली अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको प्रोफेशनल एथिक्स की श्रेणी में रखा जाता है और जो आपको वर्क प्लेस पर अकॉर्डिंगली करने के लिए एक तरह की बाध्यता भी होती है और एक तरह का रिक्वायरमेंट भी होता है। बेसिकली अगर एक डेफिनेशन में इसे बांधने की थोड़ी सी कोशिश करें तो प्रोफेशनल एथिक्स वो सिद्धांत हैं जिससे किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों के समूह का जो बिहेवियर पैटर्न है वो उनके वर्क प्लेस पर या उनके वर्क एनवायरनमेंट को गवर्न करता है। तो इसे इस ढंग से समझें कि जो भी हमारा वर्क प्लेस पर व्यवहार होता है और जिस तरह का व्यवहार करने का हमसे रिक्वायरमेंट होती है उन्हें प्रोफेशनल एथिक्स की श्रेणी में डाला जाता है। तो इसको एक सेट ऑफ रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट आप कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर इम्पोज होता है और अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना होता है। कुछ वैल्यू सिस्टम ऐसे हैं जो जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और वो कार्य क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जान सकते हैं, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, गोपनीयता बनाए रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिव रहना, आप बिना किसी बायस्ड अप्रोच के काम करें, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करें, टीम वर्क एक बड़ा महत्वपूर्ण एथिक्स का पार्ट होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए, आपको उसे मानना होता है और जो आप सप्लाई जो करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं, जो आपके कार्य जो आपके रोल से जुड़ा होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपकी जो डिलीवरी है, जो आप प्रोडक्टिविटी है, जो आपसे काम करने की अपेक्षा होती है वो एक्सीलेंट कैटेगरी की होनी चाहिए। ऐसा हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स है ये उसका बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों के संबंध में लार्जली हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक मिशन एंड विजन है और उसी तरह से आप और नीचे आते हैं तो SCRT है, फिर टीचर एजुकेशन है, फिर डाइट है। तो एक विजन एंड मिशन एक पूरे विभाग का होता है और उसके साथ हमें अलाइनमेंट करना होता है और उसके साथ आते आते जिस यूनिट में हम काम करते हैं उसके विजन एंड मिशन को अलाइन करते हुए हमें काम करना होता है। तो जो सर्विसेज होती हैं उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, हाई स्टैंडर्ड जो संस्था का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, संगठन का है या जो भी आपका सेक्टर है उसका है, उसे मेंटेन करना प्रोफेशनल एथिक्स का एक हिस्सा है।
नॉन प्रेजुडिस डिलीवरी होनी चाहिए। किसी के प्रति अगर आपकी व्यक्तिगत स्पर्धा है या व्यक्तिगत रूप से आपकी नाराजगी है तो हमें उसमें भी नहीं उलझना होता है। हमें उन चीजों से अलग रह के अपने काम को, अपनी डिलीवरी को करना होता है। नो वर्क प्लेस पर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और हमें अपने रोल को बहुत इम्पोर्टेंट ढंग से करना चाहिए। हमें प्रोफेशनल एथिक्स का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग ये है कि यू हैव टू अर्न योर सैलरी। हमें प्रतिदिन अपने काम को इस ढंग से करना चाहिए कि महीने के अंत में जो हम तनख्वाह लेते हैं उसे हमें अर्न करना चाहिए। उसको अर्न करने के लिए हार्ड वर्क करना होता है। एक बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर की अपेक्षा की जाती है, बहुत ही नियंत्रित व्यवहार आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि आप जो घर में जिस तरह से व्यवहार करते हैं और कार्य क्षेत्र में जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसमें काफी अंतर होता है और यहाँ पर एक बहुत बैलेंस बिहेवियर की अपेक्षा की जाती है। आपको अपने साथी लोगों को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करना है और आपके जो सब स्टाफ होता है स्पेशली उसको बहुत प्रॉपरली आपको ट्रीट करना है और किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज वर्क प्लेस पर नहीं करना होता है। जो काम है आपका उसको हाई स्टैंडर्ड उसका मेंटेन करते हुए आपको आउटपुट देना होता है। अब अगर उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग कमीशन से नियुक्त होकर आए हैं और आपको अपनी सर्विस से अपेक्षा होती है, उसी तरह सरकारी सेवा में जब आप आते हैं तो सरकार को आपसे बहुत अपेक्षाएं होती हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के लिए और ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है इसको एक कोड ऑफ कंडक्ट, सेट ऑफ रूल में समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली बनाई गई है जो 1956 में बनाई गई थी और इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट हुई हैं, कुछ डिलीट हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहती हूँ कि आप सभी ये नेट पर भी अवेलेबल है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के IGRS पोर्टल पर आप जाएंगे तो आपको इसका PDF फॉर्मेट और ऑनलाइन फॉर्मेट दोनों ही मिल जाएगा। तो इसे आप डाउनलोड करिए और मेरी आपसे ये एक आपका असाइनमेंट है कि इसे लाइन बाय लाइन पढ़िए। इसको पढ़ के हो सकता है पढ़ते समय आपको लगे कि नहीं भाई ये बहुत ज्यादा आदर्श वाली बातें हैं और ये कैसे की जा सकती हैं, पर आप विश्वास करें कि इसे जब आप पढ़ेंगे तो आपका मेंटल अलाइनमेंट आपकी सरकारी सेवा के प्रति काफी सुदृढ़ होगा। तो एक मैं रफ एक स्केच आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो इसमें शुरू में एक परिवार की परिभाषा दी गई है कि सरकारी तौर पर परिवार किसे कहते हैं, फिर सामान्य नियम दिए गए हैं और जैसा कि मैंने शुरू में कुछ क्वालिटीज के बारे में बात की, कुछ जीवन के मूल्यों के बारे में जिन बिंदुओं पर बात की थी उनमें सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता से काम करने एटसेट्रा, इन सारी चीजों को की गोपनीयता आप बना के रखेंगे, ये इन सामान्य नियमों पर चर्चा की गई है। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लॉज इसमें कामकाजी महिलाओं को लेकर है क्योंकि महिलाएं वर्क प्लेस पर उनके चुनौतियां बहुत डबल हो जाती हैं, मल्टीपल हो जाती हैं। तो उनके यौन उत्पीड़न कार्य क्षेत्र पर ना हो इसके लिए भी एक क्लॉज बनाया गया है और उस एक सदाचार का जो व्यवहार है उसकी अपेक्षा की गई है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में चर्चा है। फिर सभी लोगों से समान व्यवहार, जो मैंने पहले भी कहा कि हमें अपने कार्यालय में जो लोग हैं जो काम करते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, हमसे जूनियर होते हैं, उनसे समान व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। मादक पदार्थ, चाहे वो मदिरा हो या किसी भी तरह का अन्य मादक पदार्थ हो या औषधियां हो, उनके सेवन को कार्यालय में, कार्यालय समय में और सार्वजनिक स्थान पर निषेध है। राजनीति और चुनाव में हिस्सा लेना किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए निषेध है। प्रदर्शन, हथियार, हड़ताल, संघों का सदस्य बनना,
किसी भी इस प्रकार के संघों या एसोसिएशन के सदस्य बनने में जिससे राष्ट्रीय अखंडता और एकता के नियमों का उल्लंघन होता हो, उससे उसका सदस्य बनने से निषेध किया गया है। समाचार पत्रों, रेडियो से संबंध रखना, इसका मतलब कि ये होता है कि अगर इसे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर लिटरेरी पर्पस के लिए या क्रिएटिव साइड के लिए आप इन माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, पर अदरवाइज किसी भी तरह से अगर इनसे डायरेक्ट एसोसिएट किया जाता है तो ये नियमावली से परे होता है। सरकार की आलोचना, किसी समिति या अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य रखना, तो कई बार समितियों के समक्ष साक्ष्य रखा जाना हुआ है, लेकिन उसमें सरकार की पूर्व अनुमति होती है और ये अनुमति ही आवश्यक है। यही चीज आपके समाचार पत्र, रेडियो और इन सारी चीजों में या संघों के सदस्य बनने में अनुमति का हमेशा एक प्राविधान किया गया है। सूचना का अनधिकृत संचार करना, अगर आप ऐसी सरकारी सूचनाओं को अनधिकृत ढंग से प्रचारित और प्रसारित करते हैं तो ये आपकी नियमावली के विरुद्ध माना जाएगा। किसी भी प्रकार का चंदा लेना, भेंट लेना, वो भी निषिद्ध है। नियम 11 का में एक एडिशन किया गया था जो दहेज से संबंधित है, कि दहेज ना दिया जाना और ना लिया जाना, इस पर भी सरकारी नियमावली में उल्लेख है। भेंट और चंदे, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसमें बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है कि उसका मूल्य 51 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर उससे अधिक है तो ऐसे सभी प्रकार के उपहार या गिफ्ट को ओपन करना होता है आपको। सरकारी सेवक के सम्मान का सार्वजनिक प्रदर्शन करना भी इस नियमावली के तहत प्रोहिबिटेड है। असरकारी व्यापार या नौकरी करना, अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो अन्य किसी भी सेवा में या अन्य किसी भी प्रकार का अगर आप व्यापार करते हैं तो आचरण के विरुद्ध इसे माना जाएगा। फिर 2002 में जो नियम 15 का में एक संशोधन किया गया, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली 2002 इंट्रोड्यूस की गई। इसमें एक बाल श्रम से संबंधित क्लॉज डाला गया कि कोई भी सरकारी सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को श्रमिक कार्य में नहीं लगाएगा, या डिजास्टर से संबंधित कुछ भी हो, आपदा जैसी चीजों में 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी प्रकार एंगेज नहीं करेगा, जो भी सरकारी सेवक हो। कंपनियों का निबंधन, उन्नयन और उनके प्रबंधन में सरकारी सेवक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस पर एक्सप्लेन किया गया है। बीमा कारोबार से आपका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। अवयस्कों का संरक्षण, मतलब किसी भी माइनर का संरक्षण अगर आप कर रहे हैं और उसकी कहीं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इन चीजों को भी सरकार के सामने आपको स्पष्ट तौर पर रखना पड़ेगा और सरकारी अनुमति के बाद ही ये पॉसिबल है। किसी संबंधी के विषय में कार्रवाई करना, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी का नियम आता है। सट्टा लगाना, विनिमय इन्वेस्टमेंट करना, उधार लेना, दिवालियापन, आभ्यासिक ऋणग्रस्तता की हैबिचुअल, अगर आप डेट में पड़े हैं, आप लोन लेते हैं और लोन को चुकता करने का आपने कभी हिसाब किताब नहीं किया है, तो ये भी सरकारी नियमावली के खिलाफ होता है। चल अचल संपत्ति, बहुमूल्य संपत्तियों का विवरण भी आपको सरकार को देना होता है। इसी प्रकार सरकारी सेवकों के कार्यों तथा चरित्र के प्रति समर्थन का कोई भी मुहिम अगर होता है तो ये भी नियमावली के विपरीत है। असरकारी एवं अन्य बाह्य प्रभाव को प्रभावित करना, कि किसी भी सरकारी काम में अगर आप किसी भी तरह का बाहरी दबाव डालते हैं तो इसे पूर्णतः निषेध किया गया है और इस पर कार्रवाई होती है।
अनधिकृत वित्तीय व्यवस्थाएं अगर आपने अपनी एक क्रिएट कर रखी हैं और उनमें कहीं पर आपका कोई रोल है, बहुविवाह पर भी इसमें डेलिब्रेशन है, सुख सुविधाओं का समुचित उपयोग, खरीदारियों का मूल्य देना, बिना मूल्य दिए सेवाओं का उपयोग करना, गैर सरकारी वाहन का प्रयोग, अधीनस्थों के जरिए खरीदारी आदि करना, इस तरह का एक पूरा डिटेल सरकारी सेवा नियमावली में दिया गया है। तो इनमें मैं देख रही थी कि कुल 36 नियम हैं, 36 कॉलम दिए गए हैं, और जो संशोधन है 2002 में इसमें संशोधन किया गया है। तो जब क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन ट्रेनिंग है और दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज को समझें, इस बात को जो प्रोफेशनल एथिक्स है, आपका अपना जो व्यक्तिगत वैल्यू सिस्टम है उसके साथ वर्क प्लेस के जो प्रोफेशनल वैल्यू सिस्टम है उनको कंबाइन करें और एक ऐसी मानसिकता के साथ काम करें जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन और मिशन से अलाइन करता हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हो, आपका व्यवहार संतुलित होना चाहिए, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो संस्था और संगठन के विपरीत जाता हो या उनके विरोध में जाता हो। मैं प्रोफेशनल एथिक्स के साथ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है जो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट पर आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी मैं समझ रही थी और मुझे लग रहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, क्योंकि हम अपने कार्यों को जब करते हैं तो कई बार टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं और उसके कारण अननेसेसरी बहुत स्ट्रेस जनरेट होता है। क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट? आइए थोड़ा सा ठहर के आधा सेकंड विचार करें, 10 सेकंड माइंड में लें कि टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, हर किसी के लिए क्यों आवश्यक है, चाहे वो किसी भी पद पर रहता हो, चाहे आप काम करते हो, चाहे आप नॉन वर्किंग हो। क्योंकि समय जो है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है, केवल 24 घंटे सभी के पास हैं। 24 घंटे हमारे पास हैं, 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे बिल गेट्स के पास हैं, 24 घंटे ही मुकेश अंबानी के पास हैं और 24 घंटे बाबूलाल हलवाई के पास भी हैं या हर किसी के पास। लेकिन हर व्यक्ति उस 24 घंटे को अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तैयार करता है और इसी 24 घंटे में हमें अपनी सारी जो कमिटमेंट हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे काम हैं, हमें उनको पूरा करना होता है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें समय का महत्व समझना चाहिए और समय का बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए। 2 लाइनें में इस क्रम में मुझे हमेशा जब मैं टाइम मैनेजमेंट पर बात करती हूँ तो ध्यान आती हैं, अभी भी याद आ रहा है। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूं। मिर्जा गालिब साहब की ये 2 लाइनें, मैं गया वक्त नहीं हूँ, मतलब वक्त तो जो गया वो नहीं वापस आता है, केवल व्यक्ति वापस आ सकता है। पूरे दिल से भी आ सकता है, टूटे दिल से भी आ सकता है, आधे दिल से भी आ सकता है। तो मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। तो वक्त इससे पहले कि आपके हाथ से चला जाए उसका सही प्रबंधन जानना, समझना और अपने जीवन पर उसको लागू करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में हमें जीना चाहिए। अभी जब हम जैसे जैसे एडल्ट होते हैं और सर्विस में आते हैं तब हम अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ को मिस करने लगते हैं। स्कूल कॉलेज लाइफ में जब होते हैं तब हमें लगता है कि ये कितना बड़ा बोझ है और हमको क्यों पढ़ाने के लिए, हमको क्यों रोज स्कूल भेजा जा रहा है। तो वो वक्त प्रेजेंट को जीने की शायद उस समय ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम उस गए वक्त को याद करके मिस करते हैं। तो जरूरी है कि वर्तमान को जिया जाए और एक एक क्षण को जिया जाए। एक एक क्षण जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, एक एक सांसें महत्वपूर्ण होती हैं। तो
मैं अपना व्यक्तिगत बोलूं तो मुझे सबसे ज्यादा इसकी एक जो कहें कि एक एक्सेलरेशन होता है, एक ट्रिगर आता है आपके जीवन में, कि एक जिस अंधी दौड़ में आप दौड़ते रहते हो उससे अपने आप को समेटने का जो ट्रिगर होता है, वो 2003 में मैंने दिल्ली में एक ट्रेनिंग अटेंड की थी। इट वाज 2 days वर्कशॉप, और इंडिविजुअल लेवल पर जिस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आज के तो बहुत सारे हैं, तो मैंने उस दरमियान 2-3 कोर्सेज अटेंड किए थे। तो वो ये 2 दिन का ट्रेनिंग था, नहीं 2 दिन का नहीं, 1 दिन का ही था, 2003 में आई थिंक यस दिल्ली में किया था। तो उन्होंने एक हमें ब्रॉडशीट दी। उस ब्रॉडशीट में जैसे कैलेंडर होता है, डेट लिखी होती है, और फिर एक एक घंटे में उसका ब्रेकअप दिया होता है ना, आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से करके। तो उन्होंने उस कैलेंडर को और स्प्लिट कर दिया था। तो ही सेट, जो हमारे कोच थे दीपक, मुझे अभी उनका नाम याद है, तो दीपक ने कहा कि आप इस शीट में आप सभी लोग जितने प्रतिभागी थे, 30-35 हम लोग थे, तो ये था कि सुबह से उठ के आप क्या करते हैं उसको भरिए, और मिनट सेकंड तक भरने का होता है। तो कई बार कैसे होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं और हमें लगता है कि हमने सुबह से लेके शाम तक इस काम को किया, हमें ऐसा इंप्रेशन होता है, मेंटली हम ऐसा अपने को मान के चलते हैं कि हमने पूरा दिन लगाया। लेकिन एक्चुअली जब कैलेंडर में टाइम के हिसाब से, मिनट और सेकंड के हिसाब से आप अपनी उस एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करते हो, तो आपको लगेगा कि जिस चीज को दिमाग में आप लेके चल रहे हो कि आपने 8 घंटे उस पर काम किया है, वास्तविक रूप से आप 2 से 2.5 घंटे ही उस पर काम कर रहे होते हो। जैसे मेरा बेटा जब वो कहता है कि मैंने आज 4 घंटे पढ़ाई की है, तो मैं पूछती हूँ कि अच्छा इसमें बाथरूम कितनी बार गए, या लंच भी तुमने किया, या बाहर निकल के आए, दरवाजा भी खोला, फोन भी अटेंड किया, मैसेज चेक किया। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके वर्क से अलाइन नहीं करती हैं। तो आपका कोर वर्क टाइम वो हुआ जो केवल आपने उस वर्क को करने में मेंटली और फिजिकली अपने आप को डिवोट किया है। मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करूंगी कि इस तरह का कभी ना कभी कैलेंडराइजेशन अपनी एक्टिविटीज का करें। बिलीव मी, ये बहुत ही प्रभावकारी है और बहुत ही जबरदस्त आई ओपनर है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था, जिसने मुझे बहुत ज्यादा अपने टाइम के प्रति अवेयर किया। हम सब लोग जानते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये दिस इज पार्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट टूल की तरह है। जो मैनेजमेंट की भाषा में इसे पर्सनल मैनेजमेंट टूल कहा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा तर्क कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई हमारा समय है, हम जैसे चाहें वैसे इसको बिताएं, हम इसे बर्बाद करें, इस्तेमाल करें, हमारा जो मना है वो करें। ये कहा तो जा सकता है, दिस इज गुड सेइंग फॉर सेइंग सेक, तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा इलॉजिक है, कुतर्क है। क्योंकि जीवन बड़ा बहुमूल्य है, और जीवन को प्राइसलेस आप तब तक बनाते चले जाते हैं, वो प्राइसलेस तभी आपके लिए होता है जब आप समय का मूल्य अच्छी तरह से समझते हैं। समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। 2002 में बिल गेट्स मुंबई में आए थे, तो इंसिडेंटली उस समय मैं मुंबई में ही थी, और उस समय मुंबई में एक आर्टिकल बिल गेट पर निकला, और उसमें मुझे बहुत याद आता है, ये अक्सर टाइम मैनेजमेंट पर इस चीज को मैं सोचती हूँ। तो एक एनेक्डोट आया था उनके आने के दूसरे दिन अखबार में कि $100 का बिल अगर बिल गेट्स का गिर जाए, उनके पॉकेट से $100 अगर जमीन में गिर जाए, तो बिल गेट का झुकना, उठाना और उसे वॉलेट में जब वो रखते हैं, तो इतने में उनका $5,000 का नुकसान होता है। यू नो, टाइम, उनका झुकना, $100 का बिल उठाना और वॉलेट में फिर से रखना, $5,000 का नुकसान। ये 2002 में वो एनेक्डोट निकला था। जस्ट थिंक अबाउट इट कि टाइम को मनी में कन्वर्जन जब हम करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण ये होता है। तो समय का रेस्पेक्ट इसलिए भी करना जरूरी है। छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लीजिए कि मीटिंग अगर आपकी 10 बजे है, और आप 10 बजे की जगह 10 बज के 2 मिनट आपको रास्ते में ही हो गए,
तो भले ही आपने मीटिंग के लिए जितनी भी तैयारी की हो, भले ही आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन या सारी चीजें सोच रखी हो, लेकिन जैसे ही आप लेट होते हैं तो आपके दिमाग में आपके मीटिंग के कंटेंट से हटता चला जाता है और आपका सारा ध्यान इस बात पर फोकस हो जाता है कि 10:02 तो यही हो रहे हैं, इसका मतलब मीटिंग के अंदर पहुंचते पहुंचते मुझे 10:10 हो जाएंगे। तो आपका माइंड बहाने बनाने में या अपनी सिचुएशन को या अपने आप को एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से जुट जाता है। वो ये सोचने लगता है विषय से हट के कि जब मैं मीटिंग हॉल में पहुंचूंगा या पहुंचूंगी तो मुझे क्या कैसे रिएक्ट करना है या मुझे कैसे जवाब देना है या अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो आप देखें कि जरा सा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ने पर आपका मुख्य कार्य से, प्रोडक्टिविटी से किस तरह से नॉन प्रोडक्टिव चीजों पर आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है। समय से काम अगर नहीं होता है, कई बार विभाग से सूचनाएं मांगी जाती हैं, एससीईआरटी से सूचना मांगी जाती है, उसमें होता है कि अच्छा दिनांक आज 27 है कि 28 की शाम 5 बजे तक भेज दें। अब अगर आज आपने उस पर काम नहीं किया और कल 3 बजे तक काम नहीं किया तो 5 बजते बजते वो पैनिक हो जाएगा और 5:01 पर वो आपका टाइमलाइन क्रॉस हो जाएगा। फिर आपको रिमाइंडर आएगा, काम आपको वही करना है लेकिन समय से काम ना करने पर आप डिलेड की श्रेणी में आ जाते हैं, पेंडिंग की श्रेणी में आ जाते हैं और आपके दिमाग में एक काम एडिशनल ये हो जाता है कि वो पेंडिंग है, जिस कार्य को टाइम मैनेजमेंट से सही समय पर किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी एनर्जी को, जो हमारी फ्रेश एनर्जी होती है, उसको कहीं ना कहीं हम नॉन कंज्यूम टॉक्सिक कंज्यूमिंग उसकी हम करते हैं। या समय पर रेलवे स्टेशन ना पहुंचना, एयरपोर्ट ना पहुंचना, जस्ट इमेजिन जरा सा अगर टाइम लेकर आप घर से ना निकले और कितना पैनिक होता है। तो इन सारे पैनिक से बचने के लिए जरूरी ये है कि टाइम का मैनेजमेंट किया जाए। एक इसी का दूसरा पक्ष है, हम जो मानव स्वभाव है इन दोनों चीजों में किस तरह से वो व्यवहार करता है कि अगर हमें किसी समारोह में बुलाया जाए और हमको कहा जाए कि कल आपको सुबह 7 बजे पहुंचना है क्योंकि आपको 1 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा, तो बिलीव मी जितने लोगों को वो कैश प्राइज मिलना है वो सुबह 7 बजे की जगह शाम के एक दिन पहले शाम के 7 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे और 7 o'clock वेन्यू पर पहुंचने की जगह वो बिल्कुल 7:10 नहीं होगा, वेन्यू पर वो 6 o'clock पर पहुंचेंगे। हम सभी मानव स्वभाव है हमारा कि हम ऐसा करते हैं। या किसी सम्मान समारोह में जाना हो, जस्ट इमेजिन कि आपको राज्य पुरस्कार मिलना हो, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना हो, पद्मश्री मिलना हो, पद्म विभूषण मिलना हो, तो क्या आप समय से वहां पर ना पहुंचना अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब कि दो परिस्थितियों के लिए दो तरह का माइंडसेट हम बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें उस रीथिंकिंग की जरूरत है कि क्या ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति से दो परिस्थितियों के लिए क्यों होना चाहिए। कहीं पर हम उसको इंश्योर कर लेते हैं, हम 2000% इंश्योर करते हैं कि हम समय से पहुंचे और कहीं पर हम उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं क्योंकि प्रोबेबली हमारा माइंड ऐसा वीव करता है कि वो हमारे लिए समय पर विभाग की बैठक में या फला आदमी के पास या उस मीटिंग में पहुंचना या जो भी रास्ते में परिस्थितियां, कई बार रियल प्रॉब्लम होती है, आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हो तो उसका भी आपको मार्जिन लेके चलना चाहिए। या फिर कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सही समय पर इस बात को सही व्यक्ति को कम्युनिकेट कर दिया जाए। कई बार अपॉइंटमेंट है कि आपको 2 बजे किसी से मिलने का अपॉइंटमेंट मिला और आपको लगता है कि आप 2:30 बजे वहां पहुंच पाओगे। ऐसा हम लोगों के साथ होता है, हमको कोई कहता है कि हम 11 बजे आपसे मिलने आपके ऑफिस आ रहे हैं और बंदा 11:15 बजे टर्न अप होता है। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, इट इज ओके कि 11 बजे आप नहीं पहुंच सके, इट इज ओके, लेकिन ये मुझे कम्युनिकेट किया जा सकता था सो दैट हमारा जो 45 मिनट है वो हम किसी और काम में लगाते, क्योंकि मेरा माइंड कहीं एंगेज है कि कोई आने वाला है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का टाइम मैनेजमेंट पर मैं एक भूमिका जैसी बना रही हूँ। एक टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स है, आप लोगों ने, मैं निश्चित रूप से मान के चलती हूँ कि सभी लोगों ने पढ़ा होगा और उसको पढ़ना, देखना, जानना, समझना एंड ऑन द टॉप ऑफ इट उसको इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जो स्टीफन आर कोवी साहब थे, उन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल का जो एक बुक लिखी है, एक टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स, कोवी का मैट्रिक्स ही बहुत ही कारगर है और बहुत पॉपुलर है। मैं समझती हूँ पक्का आप लोगों में आपने पढ़ा होगा, पर टाइम मैनेजमेंट की बात हो और कोवी का मैट्रिक्स ना एक्सप्लेन किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं इसको बहुत ही धैर्य से मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने भी, क्योंकि मैं विजुअल शायद नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं एक बहुत धीमी रफ्तार से इसे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग, हमारे जितने प्रवक्ता अभी नए आप आए हैं, आप में नई एनर्जी है, नया उत्साह है, नई चीजों को सीखना चाहिए, अच्छी आदतों को सीखना चाहिए। अच्छी आदतों में टाइम मैनेजमेंट का ये मैट्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिलीव मी, ये आपके पूरी कार्य संस्कृति को बदल देगा। बिलीव मी, ये आपके संस्थान की रूपरेखा को बदल देगा, ये उसकी पूरी तस्वीर को बदलने का पावर इस टाइम मैनेजमेंट के मैट्रिक्स में है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि हमें क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं, स्पेशली आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हमारे हो गए हैं। तो और छोटे बड़े इतने सारे काम होते हैं कि अगर उनको प्राथमिकता के हिसाब से ना रखा जाए तो शायद सारे काम कर पाना मुश्किल है। तो प्रायोरिटाइज कराना, प्राथमिकताएं तय करना एक बड़ा महत्वपूर्ण इसका अंश है, क्योंकि हमारे अपने कुछ पर्सनल रोल्स भी होते हैं और जीवन के गोल्स होते हैं। उसी तरह से कार्य क्षेत्र में विजन विशन से जुड़ा हुआ हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है, कैलेंडर होता है, हमारे कुछ समयबद्ध कार्यक्रम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनको हमें पूरा करना होता है, कमिटमेंट्स होते हैं जिनको हमें सही समय पर डिलीवर करना होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 स्क्वायर हैं इसमें। इसकी खास बात यह है कि आप जो क्वाड्रेंट्स हैं उनके साइज को तो नहीं बदल सकते हैं आप। यू कांट चेंज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, बिकॉज हमारे पास, हम सभी के पास केवल 24 घंटे का ही समय है। तो आप क्वाड्रेंट का साइज नहीं बदल सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंटली उस वो जो मैट्रिक्स हैं उन्हें हम ऑल्टर कर सकते हैं, उन्हें अपने प्राथमिकताओं के हिसाब से उन मैट्रिक्स में जो दिया है उनको हम ऑल्टर, उनमें जो काम है जो अलाइनमेंट है उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे हमने कहा कोवी के 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 4 के साइज को हम नहीं बदल सकते हैं, जो 4 स्क्वायर हैं साइज नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनके अलाइनमेंट को, उनके वर्क को अकॉर्डिंगली हम सिग्निफिकेंटली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो 4 एंगल हैं, लीनियर रो पर हम कॉलम पर जाएं तो इम्पॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट है, और रो पर हम जाएं तो अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट है। तो इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, ये हमारे 4 इसके इक्वेशंस बनते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, not important urgent, not important not urgent, no, urgent not urgent, important not important, ये 4 चीजें हैं जो इस पूरे 4 मैट्रिक्स को डिफाइन करती हैं। तो जो अर्जेंट है, अर्जेंट काम जो आपके पास होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, जिनको आप, हम लोग अपनी एक बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज में कहते हैं फायर फाइटिंग या रेड जोन, पैनिक बटन, इस तरह के वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। अर्जेंट का क्या मतलब हुआ कि आपको एक SOS जाता है और ये होता है कि 15 मिनट में ये सूचना आप भेज दें। तो आप उस 15 मिनट में या 1 घंटे में, अगर आपसे 1 घंटे में सूचना मांगी जाती है, 1 दिन में बहुत बड़ी सूचना मांगी जाती है,
तो सारे लोगों की एनर्जी उसमें लगती है और वो सूचना बना के आप शाम को 5 बजे तक भेज देते हैं। उसके बाद आपको पता नहीं होता है कि उसका क्या किया गया। तो ये जो अर्जेंट और नॉट अर्जेंट के जो काम होते हैं, ये क्वालिटी इसमें होती है। जो इम्पोर्टेंट तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते हैं। इसमें आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो, ये क्वालिटी को इंक्रीज करता है। जबकि अर्जेंट, जब आप अर्जेंसी पर काम को डिलीवर करते हो तब वो क्वालिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट काम को नॉट, जब वो नहीं अर्जेंट होता है तब इम्पॉर्टेंट काम को जब आप टेकअप करते हो तो उसमें वो बहुत प्रोएक्टिव होता है, बहुत उसमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं। तो आपका हमेशा प्रोडक्टिविटी, जब आप इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट काम को करेंगे तब क्वालिटी इनपुट हमेशा आपके काम में आएगा, और उससे आपका जो स्ट्रेस है वो हमेशा कम होता है। तो हमेशा नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम के एंगल को हमें टेकअप करना चाहिए। दूसरा, तो अर्जेंट काम जैसे मैंने बताया कि ये नेसेसरी इम्पॉर्टेंट तो बहुत होता है, लेकिन ये आपके इमीडिएट अटेंशन को चाहता है और आपको बहुत कम समय देता है, इसलिए ये प्रोडक्टिविटी के क्वालिटी को अफेक्ट करता है। नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट आपके हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करता है, ये आपको स्ट्रेस नहीं देता है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। थर्ड क्वाड्रेंट पर आए तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट है। इसमें वो सारे काम होते हैं जो ऐसे लगता है कि वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए करना, आपको ऐसा इंप्रेशन आता है, वो बहुत डिसेप्टिव होता है। नॉट इम्पॉर्टेंट के काम आपको हमेशा बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, बड़े इंड्यूसिव लगते हैं, बहुत एडिक्टिव लगते हैं। आपको लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको हमको बहुत सारा टाइम देके करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों में जो नॉट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो बड़े डिसेप्टिव होते हैं बहुत, इसलिए वो आपका ज़्यादा टाइम लेते हैं, पर वास्तव में पूरे सेट ऑफ स्कीम में वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो ना तो इम्पॉर्टेंट होता है और ना ही अर्जेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट ना इम्पॉर्टेंट है, वो नॉट इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि वो डिसेप्टिव होता है, आपको लगता है महत्वपूर्ण है किंतु वो महत्वपूर्ण नहीं होता। फोर क्वाड्रेंट ना इम्पॉर्टेंट होता है और ना ही अर्जेंट होता है। ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये आपका सबसे बड़ा टाइम किलर होता है, और आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में हम लोगों का चला जाता है जिसमें हम ज्यादातर, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ को हम लोग एड्रेस करते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट को हम बहुत कम टाइम देते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण सेकंड क्वाड्रेंट है। तो एक बार फिर से रिपीट करूं, इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो महत्वपूर्ण नॉट अर्जेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट पर आप काम करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप रिड्यूस करेंगे, अर्जेंसी को उतना रिड्यूस करेंगे। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर आप समझ लेंगे तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपका टाइम मैनेजमेंट हमेशा बहुत अच्छा रहेगा और आपकी डिलीवरी हमेशा बहुत एक्सीलेंट और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की होगी। एक क्वाड्रेंट 2 को लेके एक पिकल जार थ्योरी है, वो भी मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नेट पर भी पढ़ा होगा, अलग अलग सेट में पढ़ा होगा, और कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस में इस तरह के, कभी कभी वंस इन अ ब्लू वाइल 1000 मैसेज में 1-2 मैसेज अच्छे होते हैं। तो अगर किसी ने पिकल जार थियरी मैसेज आपको भेजा होगा तो, और आपने पढ़ा होगा, तो आई एम श्योर कि कुछ याद आ रहा होगा। तो जो टाइम है वो पिकल जार की तरह ही बहुत सीमित है, क्योंकि एक जार जो है उसकी एक अपनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। उसी तरह से समय सीमित है, 24 घंटे का समय एक दिन का होता है, और हमारे पास भी गिनी हुई सांसें, ऐसा कहा जाता है ना कि सांसें थम गई,
तो वो भी बहुत सीमित है, जीवन भी सीमित है। सो इस पिकल जार को किस तरह से भरा जाए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये जब आप जीवन मूल्यों को समझते हैं, जब आप अपने जीवन की अहमियत को समझते हैं, आप अपने काम को वैल्यू करते हो, आप अपने समय को वैल्यू करते हो, तब हम इन चीज़ों के लिए ज़्यादा एडेप्टिव होते हैं। तो एक एम्प्टी पिकल जार लें, अगर आप एक जार आपने लिया और गोल्फ बॉल जो बड़े होते हैं उनसे भर दिया जाए, तो वो आपका जार तुरंत भर जाएगा। 2, 4, 10 गोल्फ बॉल्स आएंगी और जार भर जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, थोड़ा सा उन्हें हिला डुला लें और कुछ मार्बल के पीसेस डाल दें, छोटे छोटे पीसेस। बॉल बड़े हो गए, छोटे छोटे पीसेस हो गए। फिर थोड़ा सा शेक कर लें, थोड़ी सी और जगह बन जाएगी। फिर सैंड उसमें डालिए। सैंड आप डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा सैंड तो अपनी जगह बना लेगा। फिर थोड़ा शेक कर दिया और धीरे धीरे आप देखेंगे कि गोल्फ बॉल से जो पूरा जार भर गया था उसमें मार्बल भी आ गया, उसमें सैंड भी ढेर सारी आ गई, क्योंकि जगह जगह पर लीकेज था, जगह जगह पर स्पेस था। और फाइनली जब ये सारी चीजों से पूरा जार भर जाता है, तब आप उसमें पानी डाल दें। और जब आप पानी डाल देते हैं तब आप महसूस करेंगे कि जार अब वास्तव में पूरा का पूरा भर गया है, अब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो एक बड़ा छोटा सा प्रयोग है, किया भी जा सकता है, करके भी आप देख सकते हो। अब इसे टाइम से कैसे रिलेट किया जाए, तो जो जार है, जार सीमित समय को का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो इट रिप्रेजेंट्स टाइम, कि वो बहुत लिमिटेड है। गोल्फ बॉल जो है वो जीवन के बड़े महत्वपूर्ण भूमिकाओं को, आपकी रोल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी कमिटमेंट, आपके महत्वपूर्ण कार्य, आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन के लक्ष्य, उनको रिप्रेजेंट करता है, जो कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो व्यक्ति इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट है, कोई इमीडिएट बड़ी समस्या है आपके सामने, इस तरह से उनको आप मान सकते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो जीवन को डिफाइन करती हैं। मार्बल्स का रिप्रेजेंटेशन ये है कि बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं और सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं, और ऐसा लगता है कि समय नहीं है, और कहीं पर एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं एडजस्ट होता है तो ऐसा लगता है कि उसके बिना भी आपकी जिंदगी चल रही है। तो ये मार्बल्स ऐसे हैं कि ये आपके बड़े गोल्स में कहीं कहीं फिट होते चले जाते हैं, और ध्यान ये रखना होता है कि ये मार्बल्स कितनी जगह आपकी ले रहे हैं। जो सैंड है, जो बालू है, बालू के बड़े छोटे पार्टिकल होते हैं सैंड, तो ये वो सारे कार्यों को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत छोटे होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो जो सैंडी टास्क होता है, वो मैट्रिक्स में, जो टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी या पर्सनल मैनेजमेंट की थ्योरी में जो सैंडी टास्क होते हैं, उनको बहुत ही इररिलेवेंट कहा गया है, बहुत इनअप्रोप्रिएट कहा गया है, कि वो उनमें अगर आप ज्यादा समय देते हैं तो आप अपने टाइम का वेस्ट करते हैं, क्योंकि सैंड, छोटे छोटे सैंड्स बहुत होते हैं। और अगर जब आप जार को भर रहे हैं तब आपने पाया होगा कि सैंड अच्छी खासी मात्रा में पूरी जगह अपनी बना लेता है। वाटर जब आप डालते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि वो पूरी हर चीज को मर्ज कर ले रहा है। गोल्फ बॉल, मार्बल, सैंड, उन सारी चीजों को पूरी तरह से वो भर देता है, और उसके बाद एक स्थिति ये आती है कि फिर आप उस पिकल जार में कुछ भी नहीं डाल सकते। तो ये वाटर क्या है? ये वाटर वो सब है जो वेस्ट, जो हमारा टाइम ईटर होता है, जो हमारा वेस्ट, ये जो व्हाट्सएप चेक करना ना, फॉरवर्डेड मैसेज भेजना, टिकटॉक बनाना और भेजना, और क्या इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल टाइम टेकिंग होते हैं। दे जस्ट ईट योर टाइम, दे जस्ट किल योर टाइम, और वो आपको मेंटली एंगेज करते हैं, फिजिकली एंगेज करते हैं, बट दे डोंट टेक यू एनीवेयर। ऐसे किसी भी काम से आपकी प्रोडक्टिविटी पर, आपकी क्रिएटिविटी पर कोई भी असर
नहीं होता है, इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके जीवन की गुणवत्ता पर नहीं होता है, बल्कि ये आपकी जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपकी गुणवत्ता को ये नकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। तो पिकल जार को समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में गोल्फ बॉल क्या है, मार्बल क्या है, सैंड्स क्या हैं और वाटर का क्या है। तो अगर वाटर, सैंड, मार्बल जीवन में इनको पूरा हम जीवन में अपने जो हम काम करते हैं, अगर उसका एक मेजर हिस्सा पानी, बालू और मार्बल से भर रहे हैं, तो जो गोल्फ हैं, जो जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जगह कम होती चली जाती है। तो अगर पहले आपने गोल्फ बॉल को डाल लिया और उसके बाद मार्बल और उसके बाद सैंड और उसके बाद पानी डाला, तो उन सब की जगह कहीं ना कहीं हो जाएगी। पर अगर पहले आपने पानी डाल दिया और फिर उसमें सैंड्स डाला और फिर मार्बल डाला, तो गोल्फ बॉल की जगह शायद ही बचे। एक दो एडजस्ट हो जाए तो अलग बात है, ट्राई करिएगा। इनके क्रम को सीधा और उल्टा करने में जीवन की पूरी थियरी समझ में आ जाती है। तो अब ये हमें तय करना है कि हम अपना ये जो जीवन का बार है, जो पिकल बार है, टाइम मैनेजमेंट से या लाइफ से हम इसको किस तरह से भरना चाहते हैं। बैक टू अगेन कोवी के उस मैट्रिक्स पर आते हैं जो पहला मैट्रिक्स कहता था अर्जेंट। तो जो इम्पोर्टेंट है अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है नॉन अर्जेंट है। तो अगर आप अर्जेंट काम में अगर अपना ज़्यादा समय बिताते हैं तो वो आपको स्ट्रेस देगा, आपको बर्नआउट की फीलिंग होगी और आप हमेशा रेड बटन पर रहेंगे, पैनिक बटन पर रहेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट करने में लगे रहेंगे, पूरे टाइम आप फायर फाइटिंग में लगे रहेंगे। तो ऐसे में आपको सोच विचार करने का कोई भी समय नहीं मिलेगा, किसी भी तरह की पॉजिटिव एंगल की तरफ सोचने का समय नहीं रहता है। आपको बस ये रहता है इमीडिएट ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करना है, बाद में देखा जाएगा। फिर बाद में वो प्रॉब्लम कितने कॉम्प्लिकेशन के साथ आपके सामने आने वाला है, कितने स्ट्रेस को लेके आने वाला है, इसका आपको अंदाजा नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो नॉट अर्जेंट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, अगर उसे हम अपने जीवन का प्राइमरी गोल बनाते हैं, उस दिशा में हम काम करते हैं, तो उससे एक विजन डेवलप होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ में आता है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है, हम प्रॉपरली अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पर्सनालिटी में एक बैलेंस आता है, एक तरह का कंट्रोल आता है, लाइफ में कंट्रोल आता है, जिसमें आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को भी देख सकते हैं। अभी जैसे नई नई नौकरी होती है तो सबको लगता है कि अरे हम कितना काम कर दें, और घर आके एग्जॉस्ट होके बिल्कुल पड़े रहते हैं, आपको लगता है कि सारा टाइम आपके ऑफिस ने किल कर लिया, कोई एनर्जी नहीं रह गई। तो अगर इस सेकेंड क्वाड्रेंट को हम टेकअप करें तो हम अपनी उस एनर्जी को बचा सकते हैं, री एनर्जाइज हो सकते हैं, क्योंकि जितना प्रोडक्टिव काम जब हम करते हैं तो प्रोडक्टिव काम में कभी भी हमारी एनर्जी का क्षय नहीं होता है, बल्कि उससे हम और रिजुवनेट होते हैं और हैप्पी होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट को समझें और क्वाड्रेंट 2 पर अपने को फोकस करें। जो थर्ड क्वाड्रेंट था, जो डिसेप्टिव है, जिसमें हमको लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें सब करना चाहिए, बेसिकली ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा फोकस बहुत शॉर्ट टर्म का फोकस होता है। हमें जो तत्काल ऐसा लगता है कि ये गोल बड़ा महत्वपूर्ण है या ये प्लान बहुत जरूरी है, ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, वो सब बहुत वर्थलेस होता है, बहुत ज्यादा वेल मीनिंग नहीं होता है और लंबे समय में आपको उससे कोई भी किसी भी प्रकार का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये तो हो सकता है कि तत्कालिक सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाए। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसको ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है,
इस प्रकार के जो काम होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये टाइम किलिंग एक्टिविटीज हैं, ये बेसिकली अगर हम इस 4 क्वाड्रेंट पर अपनी लाइफ को ज्यादा बेस करते हैं तो ये हमें बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बनाता है और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज्यादा इसकी टेंडेंसी में आता है। तो हमें 4th क्वाड्रेंट से इसलिए बचना चाहिए कि अगर हम इस तरफ अपना टिल्ट करते हैं तो हमारा बिहेवियर वर्क प्लेस से के साथ साथ हमारे अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा और हमें अपने आप समय से काम करने की आदत जो है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, क्योंकि फोकस शुरुआती दौर से ही बिगड़ जाता है। तो आपके फाउंडेशन कोर्स में टाइम मैनेजमेंट को बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर शुरुआती दौर में आपने अपने इस बात पर जरा भी सीख के इसको कंट्रोल में किया तो बिलीव मी, केवल काम ही नहीं अच्छा होगा बल्कि जीवन भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा और बहुत एनर्जी और सकारात्मकता आएगी। तो अभी हम देखें कि छोटी छोटी चीजों में हम टाइम मैनेजमेंट किस तरह से मेंटेन करते हैं। वैसे तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, सबके अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, पर कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं। जैसे मुझे भी शुरू में लगता था कि नहीं नहीं, मेरी परिस्थितियों के बारे में दूसरा कोई कैसे जानता है, या खाली थियरी में पढ़ने से ऐसे कैसे बात समझ में आती है। पर आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि नहीं, जब हम छोटे छोटे चेंजेस अपने जीवन में करते हैं, छोटे छोटे परसेप्शन अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म होती है। आप एक लेवल हायर बढ़ते चले जाते हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं, जस्ट एक जनरल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, शेयर कर रही हूँ। आगे कभी मौका मिला तो इसे डिस्कस भी कर सकते हैं। कहीं पर आपको लगे कि आप स्टक हो रहे हो तो आप हमसे बात भी कर सकते हो उस बारे में। तो एक मेरा सबसे पहले ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे टाइम को किल करते हैं। अभी मैं इससे पहले अगला 15 मिनट लूँ, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि ये लेक्चर हमारा 1 आवर का शेड्यूल था, लेकिन मैंने 1.5 घंटे पहले ही अपने टेक्निकल स्टाफ को कह दिया था कि मैं इसको 1 घंटे में नहीं खत्म होगा, दोनों महत्वपूर्ण है टॉपिक, तो 1 घंटा 15 मिनट लूंगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि 10 मिनट मैं आप लोगों का और लूंगी, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि टाइम मैनेजमेंट में टाइम का ध्यान नहीं रखा गया। सो इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम इसे 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट तक कैरी करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे टाइम को किल करती हैं। तो मैं एक छोटी सी घटना अपने जीवन की बताती हूँ। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई और हमारा हॉस्टल था, तो हम लोग सभी लोग परीक्षाओं की तैयारियां करते थे। तो मैंने सडनली 3-4 दिन, एक हफ्ते में ऐसा महसूस किया कि जब हम लोग शाम को 7 बजे पढ़ाई का जो टाइम होता था, उस समय हम 2-3 लोगों के कमरे के सामने ज्यादातर लड़कियां आके बैठ जाती थी और वो केवल हंसी मजाक और ऐसे ही, मतलब पूरा टाइम, और ऑलमोस्ट वो 10 बजे तक वहीं पर सारा जुटा रहता था। तो तुरंत वो स्ट्राइक किया कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है कि लोग आप हंसी मजाक करें और लाइटर मोमेंट्स लाइफ के होते हैं, पर आप जब हम हमारे कमरे के सामने ये कर रहे हो तो डेफिनेटली हमें इस चीज को सोचना चाहिए। और मैंने उस घटना को इस तरह से टेकअप किया कि नहीं नहीं, इससे तो मेरा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो किल हो रहा है। 7 o'clock से जो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए वो तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि बाहर इतना शोर होता है। तो मैंने फिर इमीडिएटली अपना स्ट्रेटजी चेंज की और मैं उन लोगों के साथ 9 बजे 10 बजे तक बैठ के बातें करती थी, और मैं अपनी पढ़ाई 10 बजे रात से शुरू करती थी और 10 बजे से 3 बजे सुबह 3:30 बजे तक पढ़ती थी और फिर सोने जाया करती थी। सुबह वालों को जगा के तब सोती थी। अदरवाइज ये होता कि 7 o'clock से 11-12 o'clock तक पढ़ाई की और आराम से जिंदगी कटती। लेकिन कुछ लोग किलर होते हैं, कुछ घटनाएं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो टाइम किलर होती हैं, उनको समय से आइडेंटिफाई करना और समय से री-स्ट्रेटेजाइज करना ही हमारा एक समझदार व्यक्ति का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज। आपके पास 10 काम है, उस काम में पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, या किस काम को नहीं करना है, कल पर शिफ्ट कर देना है टू डू लिस्ट में।
आज करना है, अभी करना है या कभी नहीं करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम ये सोचते हैं कि हमें चंद्रमा पर जाना है, मून पर जाना है, मंगल ग्रह पर जाना है, तो भाई ठीक है, हम प्रायोरिटी में कहाँ पर डालें इस बात को कि हमें चंद्रमा पर जाना है। ये नेवर टू डू लिस्ट एक होनी चाहिए जिसमें आप सपने तो बुने लेकिन वो नेवर टू डू में चला जाएगा कि शायद वो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने वो प्रोफेशन नहीं चुना है। हॉबीज हैं, अपनी हॉबीज को आइडेंटिफाई करिए, सीरियस कमिटमेंट को आइडेंटिफाई करिए एंड फिर इनके गोल्स डिसाइड करके उनको टेकअप करिए। मॉनिटर करें, जो हमने प्रायोरिटी बनाई है उसको हमें मॉनिटर करने की भी जरूरत है। स्ट्रिक्टली आप हर दिन अपनी प्रायोरिटी को नहीं फॉलो कर सकते, स्पेशली जब आप सरकारी सेवा में होते हैं, क्योंकि सारी चीजें सरकारी सेवा में जो कंट्रोल है वो सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है, आपके कार्यालय के भी हाथ में नहीं होता है। कुछ कंट्रोल हमें ऊपर से आते हैं जिनको हमें इमीडिएट अपने प्रायोरिटी में शामिल करना होता है। तो हमें मॉनिटर करना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज को अपने वर्क प्लेस के हिसाब से रीशफल भी करना चाहिए। कैलेंडराइज करिए, अपने कैलेंडर को बनाइए और कैलेंडर को मैनेजमेंट भी करिए। ये नहीं कि कैलेंडर में डाल लिया और दोबारा देखा नहीं। लिव इन प्रेजेंट, हमेशा अपने वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, टुमारो की जो डेफिनेशन है उसको कहते हैं कि टुमारो इज अ मिस्टिकल लैंड वेयर 99% ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन एंड अचीवमेंट इज स्टोर्ड। क्योंकि हमें ऐसा हर चीज कल पर डालने पर तो सब कुछ कल में चला गया और फिर कुछ आपके पास नहीं रह जाता है। सो लिव योर प्रेजेंट, लिव ईच मोमेंट ऑफ इन योर प्रेजेंट। फिर ये हमें ये सोचने की भी जरूरत है कि हम कितना टाइम किस एक्टिविटी में देते हैं और कितनी एक्टिविटी प्रोडक्टिव है, कितनी नॉन प्रोडक्टिव है। एक बहुत समय पहले मैं बनाया करती थी कि जो हमारे जीवन में जो सबसे ट्रिवियल, बहुत ही जो क्या छोटे काम होते हैं या इररिलेवेंट होते हैं, उनमें हमारा 80% टाइम जाता है और 20% उसका प्रोडक्टिविटी होती है। और जो वाइटल टास्क होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं, उसमें 20% टाइम होता है और हम 80% रिजल्ट की अपेक्षा उसमें करते हैं। तो ये इम्बैलेंस तभी खत्म होता है जब आप कैलेंडराइज करते हो, जब आप प्रायोरिटाइज करते हो, जब आप अपनी प्रायोरिटी को मॉनिटर भी करते हो, अकॉर्डिंगली रीशफल करते हो, लेकिन अपने गोल और अपने काम को सही समय पर करने से आपकी निगाहें नहीं हटती हैं। जो अपना दिन है उसकी शुरुआत हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से करनी चाहिए। हर दिन के 2-3 इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, उनको पूरा करना चाहिए। वर्क स्मार्टर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक फ्रेज है कि बहुत ही स्मार्ट ढंग से काम करना चाहिए। हमेशा हार्ड वर्क से काम नहीं होता है, हार्ड वर्क कपल्ड विद स्मार्टनेस जो होती है वही हमेशा काम आती है। तो हार्ड वर्क को स्मार्टनेस के साथ जोड़िए, स्मार्ट वर्कर की तरह काम करिए तो आपका कम समय में ज्यादा अच्छा काम होगा। जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दें, कई बार आप लोग भी ट्रेनिंग करते होंगे या किसी भी सपोज कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया तो उसकी प्रेस रिलीज अगर आपने पहले नहीं तैयार कर रखी है, उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, तो या कोई ट्रेनिंग आपने कंडक्ट किया और विद इन 3 days अगर आपने उसकी रिपोर्ट राइटिंग नहीं की है, तो बिलीव मी उसके बाद आप 15 दिन 1 महीने तक उसकी रिपोर्ट राइटिंग, जो एनर्जी आपकी उस ट्रेनिंग करते हुए साइमल्टेनियसली अगर आप उसकी रिपोर्ट राइटिंग करते तो आपकी एनर्जी भी कम लगती और प्रोडक्टिव रिपोर्ट और ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट आप तैयार करते। लेकिन 15 दिन बाद जब आप लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और उसके साथ साथ आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि मेंटली फिजिकली आप किसी दूसरे काम में एंगेज हो जाते हैं और वो काम जो प्रशिक्षण के 3 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था वो कभी कभी महीनों लग जाते हैं और जो रिपोर्ट बन के आती है वो भी अच्छी नहीं बन के आती है। तो ये यहाँ पर हार्डवर्क और स्मार्टनेस का ये एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। टीम वर्क के साथ जब आप काम करेंगे तो इस काम को ज्यादा, इस एंगल को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। प्रिपरेशन, प्लानिंग,
प्लानिंग प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्लानिंग, प्लानिंग प्रिपरेशन, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिन्हें गायत्री मंत्र की तरह इनका जाप करना चाहिए। और अगर आपने किसी भी बात के लिए प्रिपरेटरी वर्क अच्छा किया है और उसकी प्लानिंग में अगर आपने अच्छा समय दिया है, एक एक बिंदु तक जाकर आपने प्लान किया है, सेकंड पार्ट की तरफ भी अगर आपने ध्यान दिया है, तो निश्चित रूप से आप ऐसा मान लीजिए कि एक बेहतर प्लानिंग में 80% काम आपका तभी पूरा हो जाता है जब आप अच्छी तरह से प्लान करते हो। रेस्ट 20% जिस दिन उस काम को करना होता है तब अपने आप वो हो जाता है। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, हमेशा आपकी डायरी होनी चाहिए। मैंने बहुत बार पाया है कि कुछ लोग कमरे में आते हैं, नए लेक्चरर्स हैं या नए एम्प्लॉयज हैं, कई बार पुराने भी जो स्टाफ में वो आते हैं, तो इस तरह की एक आदत आपकी होनी चाहिए कि आप कभी भी कहीं भी जाएं, पढ़े लिखे होने के कुछ सिंबल होते हैं जिनमें एक ये भी है कि जब भी हम कहीं पर जाएं तो हमारे पास एक पेन और एक डायरी जरूर होनी चाहिए जिसमें आपके पास आपके तथ्य हों, और अगर कहीं से आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो उसमें नोट होना चाहिए। तो आपकी टू डू लिस्ट भी रोज की तैयार होनी चाहिए। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में इतने सारे ऐप अच्छे से आ गए हैं जिसमें जैसे सेल फोन में मेक नोट्स करके है, तो मैं ज्यादातर अपना काम मेक नोट में करती हूँ। एक मतलब सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन अवॉइड परफेक्शन, जो परफेक्शन की एक बड़ी इच्छा होती है उसको हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट काम नहीं करना चाहिए, परफेक्शन की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन बहुत ही रिलेटिव टर्म है। और परफेक्शन कई बार जब आप बिल्कुल उस परफेक्शन पर काम करने लगते हो तो आपका जो एक तरह से बोलते हैं कि एक बहता हुआ पानी की जो धार होती है उसे कहीं आप स्टॉप कर देते हो। तो एक रनिंग वर्क आपका रुक जाता है जब आप परफेक्शन के दृष्टिकोण से, परफेक्शन जब आपके दिमाग पर हावी होकर काम करता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि सारे काम होते रहें और उस नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, उस सेकंड नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के क्वाड्रेंट पर काम करते हुए जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम वैसे ही परफेक्शन की लाइन में आएंगे। तो किसी एक काम को परफेक्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपके 15 काम अधूरे छूट जाएं और आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन ना रह जाए। टाइम ईटर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करिए कि कौन लोग हैं, कौन से काम हैं जो आपके समय को ज्यादा खा रहे हैं, कौन सी आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, कौन से आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इतने डिस्ट्रैक्शन हैं कि उनको केवल उनकी कैपिंग करने में आधी एनर्जी आपकी निकल जाती है किसी एक काम पर फोकस करने के लिए। तो अगर हम स्लोली अपने इन डिस्ट्रैक्शंस को, टाइम किलर्स को आइडेंटिफाई करके अपने जीवन से थोड़ा सा दूर उनको करते जाएं तो हमारे पास समय मिलता है, गुंजाइश मिलती है और सकारात्मक सोच बनती है। एक बात ये याद रखने की है कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, नो वन कैन डू ऑल। अगर आपने ये समझ लिया है कि सब कुछ आप कर सकते हैं तो यहीं से गलतफहमी होती है और यहाँ से आपका पर्सनल मैनेजमेंट बिगड़ता चला जाता है। जो टास्क होता है उसे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करना चाहिए और फिर उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। रीशेड्यूलिंग एंड प्लानिंग करने पर आपका सही काम होता है। मिडवे मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आप प्रोजेक्ट, अगर आपने 6 महीने का प्रोजेक्ट एक साथ बना दिया और मिड मॉनिटरिंग नहीं की उसकी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 15 दिन की मॉनिटरिंग, जिस भी तरह से आप उसको करें, मिड मॉनिटरिंग रखने से आपको बीच में होने वाली गलतियां, बीच में होने वाला डेफिसिट या क्वालिटी पैरामीटर पर अगर कोई कमी हो रही है तो उसको आप, अगर आपने मिड मॉनिटरिंग नहीं की तो लास्ट में जब वो निकल के आता है तब आपके मैनेजमेंट से बाहर हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट गो ऑन मिडवे मॉनिटरिंग सिस्टम। हमारा फोकस, अटेंशन होना चाहिए काम पर। मनी और टाइम को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? अपने आप एक्सरसाइज डिवाइड बनाइए, तैयार करिए।
जैसे हमने बिल गेट का एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें उनके $100 को $5,000 से कनेक्ट किया गया था, उनके टाइम को मनी से कनेक्ट किया गया था। इस तरह से हमारा सबका काम बहुत महत्वपूर्ण है और धन महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो हम अपना लाइवलीहुड के लिए अर्न करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने समय को अगर हम मनी से कनेक्ट करें तो प्रोबेबली अवेकनिंग और अच्छी निकल के आती है। जो सोशलाइजिंग में कितना टाइम जा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशंस हमारे क्या क्या हैं। कई बार मेरे पास जो नए लोग आते हैं, स्पेशली अभी कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, तो जब वो मेरे पास आते हैं और मैं कहती हूँ कि अरे इस बारे में पहले क्यों नहीं पूछा, तो नहीं हमें बहुत संकोच लग रहा था, हमें डर लग रहा था। तो बिना ट्राई किए हुए अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं तो आप अपने काम को, जो कहीं पर छोटी सी गलती हो रही है या गलत फहमी हो रही है या संशय है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो वो बड़ा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और फिर वो एक तरह से पूर्वाग्रह की तरह आपके दिमाग में एक इमेज बनती चली जाती है जिसका कोई ग्राउंड नहीं होता है, क्योंकि आपने उसे ट्राई ही नहीं किया है। जैसा कि पिछले लेक्चर में, जब हमने पिछला लेक्चर दिया था आप लोगों के बीच में, तो मुझे शाम होते होते एक दो लोगों ने केवल ये बताया कि स्क्रीन पर जो इमेज है वो सही नहीं आ रही है, जबकि हमारे 1000 से अधिक लेक्चरर हैं। तो इनमें से 1000 में 800 लोगों ने ये बात क्यों नहीं कही ना, किसी ने इस चीज को मेंशन नहीं किया। प्रोबेबली आपको लगता होगा कि नहीं हमको ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, या हम क्यों करें, या वो बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनको कैसे कहें, बहुत तरह के संकोच होते हैं। पर जब तक आप उसे रजिस्टर नहीं करोगे तब तक करेक्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है और आपका जो रिसेप्शन है वो सब क्वालिटी रिसेप्शन हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रोएक्टिव हमेशा रहें, तब हम अपना पर्सनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकेंगे। और टाइम मैनेजमेंट में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 11 आवर का सिंड्रोम है ना, हर काम को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर करने का जो एक सिंड्रोम हमें डेवलप होता है कि अच्छा ठीक है चलने से पहले ये कर लेंगे, चलने से पहले पैकिंग कर लेंगे, ये सामान तब रख लेंगे, डायरी तब रख लेंगे, ये महत्वपूर्ण नोट नो, इस तरह का जो सिंड्रोम होता है हमें उससे बचना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फिलोसफिकली भी हम जाएं, अभी तो ये हार्डकोर उस टाइम की बात है जो 24 घंटे काम में हमें देने होते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर जीवन में दार्शनिक पहलू भी समय का हम देखें तो समय हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। इसलिए अपने जीवन को क्वालिटी, एक तरह से क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए, उसे प्राइसलेस बनाने के लिए, अपने जीवन की खुद इज्जत करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने एक एक क्षण का मूल्य समझें, उसे और बहुमूल्य बनाएं और अपने जीवन को रोचक बनाने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी उनमें लाएं और हम अपने एक जीवन के जो एक बड़ा गोल होता है उसको पा सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने हमें ध्यान से सुना होगा और कुछ चीजें जो समझ में आए निश्चित रूप से उसे लागू करने की जरूरत होती है। ये चीजें लगती तो थियरी में है, लेकिन जब हम लागू करते हैं तो जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप इसे अपने कार्यशैली में लाने की धीरे धीरे कोशिश करें। ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता है। जीवनचर्या बनाने में, जीवन की शैली बनाने में बहुत परिश्रम लगता है। उस परिश्रम के लिए, उस कार्य संस्कृति के लिए, अपने जीवन की कार्य संस्कृति के साथ साथ अपने जो वर्क प्लेस है उसमें एक कार्य संस्कृति को डेवलप करें। जो नहीं है उसमें ढल जाने से ज्यादा बेहतर है कि उसे क्रिएट किया जाए।
और आप जैसे युवा साथी जो विभाग में आए हैं, अगर आप एक पॉजिटिव कल्चर को क्रिएट करते हैं, उसको संपुष्ट करते हैं, तो इससे अच्छा योगदान और कुछ नहीं होगा। जीवन में भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो वेरी मच। कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप लिख के भेज सकते हैं, नाम या तो मेल आप कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ चैट में मुझे किसी का भी वो नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।